नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी 2024 के PYQ सीरीज में ये हमारा सेट नंबर 4 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है 2। मानव रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.42। आंसू का पीएच मान 7.4। मानव पेशाब का पीएच मान 4.8 से 8.4। ठंडा पेय का 2 से 4। गैस्ट्रिक जूस 1 से 3। ठंडा पेय मतलब कोको कोला, थम्स अप, ये सब। गैस्ट्रिक जूस का 1 से 3। विनेगर का 2.4 से 3.4 तक। पीएच मान होता क्या है? किसी विलयन का पीएच उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणकीय मान के बराबर होता है। यानी पीएच बराबर -log 10 H प्लस हाइड्रोजन आयन के लघु गुणक का मान जो कि बेस 10 होता है, उसके मान को हम लोग पीएच मान कहते हैं। किसी विलयन का पीएच क्षारीय होगा अगर उसका मान 7 से कम हो, अम्लीय होगा अगर उसका मान पीएच मान अगर 7 से ज्यादा होगा तो वो क्षारीय कहलाएगा। पीएच मान 7 से कम होगा तो वो अम्लीय कहलाएगा और पीएच मान 7 के बराबर होगा तो उदासीन कहलाएगा। पीएच के बारे में सर्वप्रथम सोरेनसन ने बताया था। पीएच मान जो होता है, पीएच मान कैसे निकलेगा, इसका सबसे पहले पता सोरेनसन ने लगाया था। ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो ब्रायोफाइटा जो है वो संबंधित है मार्केसिया वनस्पति से। किससे? मार्केसिया वनस्पति से। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को उभयचर कहा जाता है। उभयचर मतलब जल और थल दोनों में रहने वाला। ब्रायोफाइटा पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों को संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। यानी एक भाग से दूसरे भाग को ले जाने के लिए जल या कोई खनिज पदार्थ, उसके लिए ब्रायोफाइटा में कोई विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है। जैसे विशिष्ट ऊतक क्या क्या चाहिए? तो विशिष्ट ऊतक 2 प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं जाइलम और दूसरे को बोलते हैं फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है कि नीचे से पेड़ से जल और खनिज को पौधे के दूसरे भागों में लेकर पहुंचाना। फ्लोएम का काम क्या होता है? पत्तियों में बने हुए खाने को पत्तियों से पौधे के बाकी भागों में ले जाकर पहुंचाना। तो जाइलम जो होता है नीचे से पानी और खनिज लेकर पत्तियों या अन्य भागों तना वगैरह में पहुंचाता है, और फ्लोएम जो है पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधे के और अन्य भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो ये दोनों जो ऊतक हैं ये ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं। इनके एक और एग्जाम्पल है, कौन सा? मॉस। और दूसरा पहला तुम देख चुके हैं मार्केसिया। अधिकांश ब्रायोफाइटा में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ये पौधे थैलोफाइटा से अधिक विकसित होते हैं। ब्रायोफाइटा में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये थैलोफाइटा से विकसित होता है। ब्रायोफाइटा को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? हिपैटिसी, मसाई एवं एथोसी-रोटी। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा का पौधा जो है वो होता है डासोनिया का पौधा। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन होता है? डासोनिया का पौधा। और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जो होता है वो होता है जुओप्सिम। कौन सा? जुओप्सिम। ब्रायोफाइटा का पौधा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है। ब्रायोफाइटा जो मृदा अपरदन को रोकता है। ब्रायोफाइटा में जल अवशोषण की क्षमता अधिक होती है। यानी कि यह जल अवशोषण जो होता है वो अधिक मात्रा में कर पाता है, जल को अधिक मात्रा में अपने अंदर रख सकता है, जिसके कारण यह बाढ़ से रोकने में मदद करता है। तो जल अवशोषण की क्षमता जो होती है वो एक और पौधा है जिसको हम बोलते हैं यूकेलिप्टस। क्या बोलते हैं? यूकेलिप्टस। वो भी जो होता है वो जल अवशोषण की क्षमता इसमें ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का श्राप भी कहते हैं, क्योंकि नीचे का सारा पानी सोख लेता है। प्रोफेसर SR कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रोफेसर SR कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है। टेरिडोफाइटा में
पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है। संवहन ऊतक में फिर से वही जाइलम और फ्लोएम। कौन सा? जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो मार्सिलिया, हॉस्टेल और फर्न। मार्सिलिया, हॉस्टेल और फर्न इसके एग्जाम्पल हैं। श्रृंखला में 4 प्रतिरोध हो जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? ठीक है, तो अगर मेरे पास एक से ज्यादा ओम है तो इनको समूहन करने का 2 तरीका है। एक को बोलते हैं हम श्रेणी समूहन और एक को बोलते हैं समांतर समूहन। श्रेणी समूहन में क्या होता है कि एक प्रतिरोध जो होता है वो दूसरे प्रतिरोध में इस टाइप से जुटा हुआ रहता है। इसको हम बोलते हैं क्या? श्रेणी समूहन। ठीक है, क्या बोलते हैं? श्रेणी समूहन। लेकिन इसी प्रतिरोध को हम इस टाइप से जोड़ दें, इसको बोलते हैं हम समांतर समूहन। अगर ये मेरा प्रतिरोध R1 है, ये R2, ये R3, ये R4, अगर हम श्रेणी समूहन में जोड़े हैं तो श्रेणी समूहन में R कॉम्बिनेशन निकालने का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस R4। R कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है इन चारों प्रतिरोधों को हटा करके अगर हम एक प्रतिरोध लाना चाहते हैं तो उस प्रतिरोध का मान क्या होगा, उसको R कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अच्छा, इस केस में देखते हैं पैरेलल वाले में, समांतर समूहन में, अगर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो अगर हम इसका R कॉम्बिनेशन निकालना चाहेंगे तो 1/R1 बराबर 1/R2 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर श्रेणी समूहन है तो प्रतिरोध डायरेक्ट जुट जाता है और समांतर समूहन में प्रतिरोध को उल्टा करके जोड़ देते हैं। तो इसमें पूछा है किसमें अधिकतम प्रतिरोध मिलेगा, तो अधिकतम प्रतिरोध किसमें मिलेगा? जिसमें हम रजिस्टर्स को डायरेक्ट जोड़ेंगे। ठीक है, यानी वो किस में जोड़ना पड़ेगा? तो श्रेणी समूहन में जोड़ना पड़ेगा। और पूछता है कि न्यूनतम कितना प्रतिरोध बनेगा, तो किससे जोड़ते हैं? समांतर समूहन में। ठीक है, तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? श्रेणी समूहन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखते हैं R कॉम्बिनेशन जो है हमारा प्रत्येक ओम कितने कितने ओम का है, रजिस्टर कितने कितने ओम का है? 1/4 ओम का। तो R1 की जगह कितना देगा? 1/4, R2 की जगह 1/4, R3 की जगह 1/4 और कितना? 4 ओम है। ठीक है, R4 की जगह 1/4। इन सबका लघुत्तम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और इसका लघुत्तम निकालेंगे तो ऊपर आएगा 1 1 1 और 1, यानी कि 4/4 कट के कितना हो जाएगा? 1। यानी कि इन चारों प्रतिरोध को मिला करके हम 1 ओम का अधिकतम प्रतिरोध बना सकते हैं। अगर न्यूनतम बोलता तो हम इस वाले फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं। आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर न्यूनतम पूछा जाता तो इसका आंसर कितना आता। कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा कि इसको अगर हम न्यूनतम पूछते तो न्यूनतम में कितना आंसर आता। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, और कौन कौन सी भाषा है? तो प्रोलॉग जो है वो भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास 1972 में हुआ था। प्रोलॉग भाषा का विकास 1972 में हुआ था। फोर्ट्रन भाषा का विकास 1957 में IBM कंपनी के JW बेकस ने किया था। लोगो भाषा का प्रयोग बच्चों की शिक्षा में किया जाता है। कोबोल भाषा का प्रयोग व्यावसायिक भाषा के रूप में किया जाता है। मैलवेयर जो है एक तरह का वायरस है जिसका पूरा नाम होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मायोपिया वाले व्यक्ति को दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? मायोपिया जो होता है निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है दूर दृष्टि का नाम है। याद कर सकते हैं, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपर मायोपिया। तो मायोपिया छोटा नाम है इसलिए निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम है इसलिए दीर्घ दृष्टि दोष। बड़ा है तो दीर्घ, छोटा है तो निकट। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? अवतल लेंस का।
किसका यूज करते हैं? अवतल लेंस का। और अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। अवतल लेंस का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि निकट दृष्टि दोष में हमको दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। दूर का वस्तु दिखाई नहीं देने का कारण क्या है कि जब हमारा दूर का वस्तु है प्रतिबिंब, ये हमारा रेटिना है, हम जब देख पाएंगे, ये आंख है मेरा, ठीक है, ये आंख है, हम वस्तु तभी देख पाते हैं जब वो हमारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। लेकिन जब यहाँ से प्रकाश आती है तो प्रकाश पहले ही कट हो जाता है, रेटिना से पहले ही रेटिना पे कटान नहीं बन पाता है, इसलिए इसका प्रतिबिंब नहीं बनता है, हम वस्तु को नहीं देख पाते। तो हम कहते क्या है कि बीच में एक अपसारी लेंस लगा देंगे। ये क्या काम करेगा कि आने वाले लेंस को थोड़ा सा फैला देगा, और जो हमारा आंख में उत्तल लेंस लगा हुआ है, यहाँ आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ है? उत्तल लेंस, इसको कन्वर्ज करने का काम करेगा और ये रेटिना पे जाके मिल जाएगा, तो हमको यहाँ से कोई वस्तु दिखाई देने लगेगी। होता क्या, फिर से सब समझते हैं कि अगर ये आंख है मेरे पास और आंख अगर रेटिना पे कोई बिंदु, कोई प्रकाश मिल रहा है तो ये हम वस्तु को देख पाते हैं। रेटिना सबसे पिछली भाग में होता है। अगर कोई वस्तु यहाँ पे ए है, ये प्रकाश चल रहा है और यहाँ पे हमारे आंख में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का काम क्या है? कन्वर्ज करना। ये लाइट आएगा और लाइट को क्या करता है? रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर देता है। क्या रेटिना पे मिला? नहीं मिला, तो हम लोग उसको नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए इसके पहले क्या करते हैं हम लोग? इस आंख, रेटिना, ये उत्तल लेंस, इसके पहले लोग क्या लगा देते हैं? अपसारी लेंस लगा लेंगे। अपसारी लेंस लगाने से क्या होगा कि जो लाइट आ रहा है, ठीक है, वो इसको क्या करेगा? पहले अपसारित कर देगा, यानी दूर भेज देगा इस टाइप से, और फिर यहाँ पे जो उत्तल लेंस है वहां पे टकराने के बाद ये कन्वर्ज होगा और हमारे आंख पे जाकर के मिल जाएगा, तो हम लोग प्रतिबिंब को देखने लगेंगे। ठीक है, अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस का क्षमता जो होता है क्या होता है? -d होता है। ठीक है, अवतल लेंस का फोकस दूरी भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और फोकस दूरी जो जब ऋणात्मक होता है तो इसका क्षमता भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f, जहां f होता है वो मीटर में होना चाहिए। तो जब f मेरा ऋणात्मक है तो क्षमता किस में हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। इसी का उल्टा उत्तल लेंस, जिसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस जिसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं, अपसारी तो कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, इसका फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है, तो इसका क्षमता भी क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। मायोपिया में निकट दृष्टि दोष प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है तथा दूर बिंदु निकट आ जाता है। बता दिए, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की नहीं। हम बताते हैं कि उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट का ही वस्तु दिखाई देता है परंतु दूर का नहीं, और दूर दृष्टि दोष में दूर का ही वस्तु दिखाई देता है, निकट का नहीं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंसों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दृष्टि वैषम्य एस्टिग्मेटिज्म में पीड़ित की आंख ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाती। ऊर्ध्वाधर मतलब ये रेखा और क्षैतिज मतलब ये रेखा, इन दोनों में अंतर नहीं कर पाती है, साथ साथ नहीं देख पाती है। दृष्टि वैषम्य के निवारण के लिए बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है। तो हमारे आंख में 4 टाइप के दोष होते हैं, 4 टाइप का उत्तर आपको मिल गया है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष में द्विफोकसी लेंस, और दृष्टि वैषम्य में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। इंटेल कोर i9 क्या है? तो इंटेल कोर i9 एक तरह का प्रोसेसर है। i9 है, i5 है, डुअल कोर है, कोटू है, ये सब क्या है? एक तरह का प्रोसेसर है। तो कंप्यूटर प्रोसेसर जो होता है डेटा का विश्लेषण और कंप्यूटर में डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। कौन डेटा विश्लेषण मतलब कौन सा डेटा फ्लो हो रहा है और कितना फ्लो होना चाहिए, कब फ्लो होना चाहिए, कैसे फ्लो होना चाहिए, इसका नियंत्रण भी कौन करता है? प्रोसेसर ही करता है। प्रोसेसर क्या होता है? कितने प्रकार होता है? तो सिंगल कोर प्रोसेसर, डुअल कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, i4 प्रोसेसर। ठीक है, ऐसा बता चुके हैं। कुछ एंटीवायरस है, उसको देखते हैं एंटीवायरस कौन कौन सा है। तो नॉर्टन है, मैकेफे है, एवीजी है, सिमेंटेक है, बिट डिफेंडर है, कैस्परस्काई है, एवास्ट है। ये सब क्या एक तरह के प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे सिस्टम से हमारे सॉफ्टवेयर से वायरस को हटाने का काम करते हैं। अगर हमारे सिस्टम में वायरस घुस चुका है तो उन वायरस को हटाने का काम ये सारे एंटीवायरस करते हैं।
ठीक है, तो इनमें से सारे एंटीवायरस को आपको खरीदना पड़ता है। एक माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी इसेंशियल है जो कि एक एंटीवायरस है जो कि फ्री है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी इसेंशियल। ये आपका सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री है, बाकी इसके अलावा सारे सॉफ्टवेयर को खरीदना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो ब्रह्मोस जो है वो आपका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी क्या है? जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र। त्रिशूल क्या है? यह कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। तो पृथ्वी जो है जमीन से जमीन, त्रिशूल जो है जमीन से हवा, आकाश जो है वो भी जमीन से हवा मार करने वाला है, लेकिन ये मध्यम दूरी का बहुलक्षी प्रक्षेपास्त्र है। सागरिका क्या है? यह सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। नाग जो है वो एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल है। नाग जो है दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाग जो है दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करता है। बेरी बेरी एक रोग है जो किसके कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है वो होता है विटामिन B1 के कारण। किसके कारण? विटामिन B1 के कारण। विटामिन C के कारण स्कर्वी होता है, विटामिन A के कारण रतौंधी होता है, और विटामिन D के कारण रिकेटस होता है। ठीक है, विटामिन B और C जो है वो जल में घुलनशील होते हैं, बाकी इसके अलावा A, D, E और K ये 3-4 विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील हैं। कहने का मतलब है अगर हम किसी खाद्य पदार्थ को पानी से धो देते हैं तो उनमें से विटामिन B और विटामिन C जो होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, और विटामिन D जो है वो धूप से मिलता है। तो धूप से ऐसे ही नहीं मिलता है। विटामिन D क्या, विटामिन डी मिलता कैसे है? तो विटामिन सी जो है उसको धूप जलाता है और इस सी को फिर वो कन्वर्ट कर देता है किसमें? डी से। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि सी अगर खत्म होता है तो ही जाकर के डी मिलता है। और बी और सी विटामिन ऐसा है जो हमारे शरीर में डेली कंपल्सरी होता है, इसको हमें डेली बेसिस पर चाहिए होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन के बारे में सर्वप्रथम फंक ने बताया था। किसने बताया था? फंक ने बताया था। अब देखते हैं विटामिन से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन ए से रतौंधी होता बता चुके हैं, और दूसरा होता है जीरोप्थैल्मिया। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन ई से जनन शक्ति का कम होना, विटामिन के से रक्त का थक्का न जमना। तो मैंने विटामिन के बारे में संपूर्ण वीडियो अपलोड किया है, आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं विटामिन बाय इडुटरी कंपटीशन। इससे आपको विटामिन पे वीडियो, कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, जिसके बारे में आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। ठीक है, निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो जीवाणु से होने वाला रोग जो है वो है टाइफाइड। कौन सा? टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग होता है, वो होता है टाइफाइड। टाइफाइड बुखार, हैजा, टेटनस, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया आदि जो होते हैं वो जीवाणु से होने वाले रोग हैं। टाइफाइड छोटी आंत को प्रभावित करता है। इसका प्रमुख परीक्षण विडाल टेस्ट है। विडाल टेस्ट हम लोग टाइफाइड का परीक्षण करते हैं। हेपेटाइटिस ए, पोलियो, चेचक, खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स, खसरा, पोलियो, चेचक, चिकन पॉक्स आदि वायरस से होने वाले रोग हैं। पोलियो 2 बार लिखा जा चुका है। मलेरिया, काला जार, निद्रालु व्याधि आदि जो होता है वो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो ये आपका है जंतर मंतर नई दिल्ली। जंतर मंतर शामिल है विश्व विरासत स्थल में, लेकिन जयपुर वाला। कौन सा? जयपुर वाला जंतर मंतर यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है, नई दिल्ली वाला शामिल नहीं है।
जयपुर में स्थित जंतर मंतर को वर्ष 2010 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में खास स्थानों जैसे वन, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर को शामिल किया जाता है। यूनेस्को द्वारा 1972 में अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित विश्व विरासत स्थल की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शुरू की गई थी। यूनेस्को का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया। यूनेस्को की स्थापना कब किया गया था? 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा के जरिए और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देकर दुनिया में शांति लाना। वर्तमान में यूनेस्को के 195 सदस्य देश हैं, जिसमें से 8 सहयोगी सदस्य और 2 परीक्षक सदस्य देश हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस जो कि फ्रांस में है। यूनेस्को में 195वां देश शामिल जो हुआ था वो था फिलिस्तीन। यूनेस्को में 195 नंबर पे जो देश शामिल हुआ था फिलहाल, उसका नाम क्या था? फिलिस्तीन। इस वर्ष विश्व धरोहर दिवस 2024 का थीम है विविधता की खोज करें और उसका अनुभव करें। करेंट अफेयर्स है ये। 2024 का थीम क्या है? विविधता की खोज करें और उसका अनुभव करें। अब दुनिया में 1223 विरासत स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, जिसमें से 952 सांस्कृतिक श्रेणी में, 231 प्राकृतिक श्रेणी में और 40 मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इस सूची में 60 स्थलों के साथ इटली सबसे आगे है, यानी पहले नंबर पे कौन है? इटली है। कितने स्थल है इसके पास? 60 हैं। उसके बाद 59 स्थलों के साथ चीन जो है वो सेकेंड नंबर पर है और भारत की सूची में 43 स्थल हैं। कितने स्थल हैं भारत के? भी फिलहाल यूनेस्को में 43 हैं, जिसमें नवीनतम करंट अफेयर्स मिला। नवीनतम जो है असम का मोईदाम और होम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली है। 30 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में संपन्न यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में यूनेस्को विरासत सूची में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया। तो 2024 में कितने विरासत स्थल को शामिल किया गया? 24। आराम से याद भी रह जाएगा। 2024 में कितने? तो 24 विरासत स्थल को शामिल किया गया। ये यूनेस्को का कितना सत्र था? तो ये यूनेस्को का 46वां सत्र था। कब हुआ था? 30 जुलाई 2024 से हुआ था और ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। एक साथ आपके इतने प्रश्न बन रहे हैं। भारत ने पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई को यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले की उपस्थिति में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक का उद्घाटन किया था। तो विश्व धरोहर समिति की बैठक का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। कब किया था? 21 जुलाई को। उसके महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले थे। समापन समारोह को 30 जुलाई 2024 को समापन समारोह हुआ था। 9 दिन बाद इसका संबोधित कौन किए थे? तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है। समापन समारोह कब हुआ था? 30 जुलाई को। और इसका समापन समारोह का संबोधन किसने किया था? गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है? हुमायूंनामा लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूंनामा जो है 2 भागों में विभाजित पुस्तक है, जिसके एक भाग में बाबर का इतिहास है और दूसरे भाग में हुमायूं का इतिहास है। हुमायूं का जन्म मार्च 1508 में काबुल में हुआ था। इनका शासनकाल 1530 से 1540 और 1556 से 1556 तक रहा था और 40 से 55 के बीच में इसने
जीवन यापन किया था, यानी यहाँ से वहां वह भागते हुए अपना जीवन यापन किया था। बाबर के 4 पुत्र थे, कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। और इन चारों में हुमायूं जो था वो सबसे बड़ा पुत्र था। तुजुके बाबरी पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने 1589 ईस्वी में बाबरनामा नाम से किया था। किससे किया था? बाबरनामा नाम से किया था। किस पुस्तक का? तुजुके बाबरी का। किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था और 1589 में किया था। अकबरनामा यह पुस्तक अबुल फजल द्वारा रचित है। आईने अकबरी इस पुस्तक का अंतिम भाग है, यानी अकबरनामा को किसने लिखा था? अबुल फजल ने। और आईने अकबरी को भी किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। कब की गई थी? 1936 में। स्थापना के समय जिम कार्बेट का जो नाम था वो था हैली नेशनल पार्क। कौन सा नाम था? हैली नेशनल पार्क। इस उद्यान का नाम बाघ के दिग्गज शिकारी और बाद में प्रकृतिविद बन गए जिम कार्बेट के नाम पर रखा गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1973 ईस्वी में हुई थी। कुछ उद्यान है वो देख लेते कहाँ कहाँ है। जिम कार्बेट उद्यान उत्तराखंड में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, गिर गुजरात में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। सब आपको याद ही होगा। इंद्रावती थोड़ा जोर देने लायक है। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं वस्तु और सेवा कर। क्या बोलते हैं? वस्तु और सेवा कर। ठीक है। जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज। वस्तु एवं सेवा कर भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। जीएसटी कैसी व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 से लागू है। इसके लागू होने से केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू हो गई है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित होती है। जीएसटी में कितने प्रकार के टैक्स हैं? तो जीएसटी में कुल 3 प्रकार के टैक्स हैं। कौन कौन से? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी में सी से पता चल जाएगा सेंट्रल, एस से स्टेट और आई से इंटीग्रेटेड। सेंट्रल का कहने का मतलब है इसमें केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है। सीजीएसटी में केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है। एसजीएसटी में इसमें राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है। और आईजीएसटी में इसमें अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है। अब देखते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही अंतिम भार का वहन करता है। यानी कहने का मतलब है प्रत्यक्ष कर किस व्यक्ति विशेष पे लगाया जा रहा है, किस संस्था पे लगाया जा रहा है, ये उसे पता होता है। जैसे आयकर, अगर हम इनकम टैक्स देते हैं तो कितना देते हैं, कौन देता है, सारा पता होता है। जिस व्यक्ति का जितना इनकम होता है उसके अनुसार उसको टैक्स देना पड़ता है। तो हमको पता है कि भाई हम इनकम दे रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से ये हम दे रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? प्रत्यक्ष कर हो गया। दूसरा निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जो उसे अदा करता है। जैसे अगर हम एक बिस्किट खरीदते हैं तो बिस्किट पे भी हम टैक्स देते हैं, लेकिन हमसे वो टैक्स कह के नहीं लिया जाता है, उसको पता नहीं होता कि हम टैक्स दे रहे हैं। अगर बिस्किट का दाम 5 रुपया है तो ठीक है, तो सरकार इस मानते बिस्किट का दाम 4 रुपया होगा और 1 रुपया टैक्स होगा, लेकिन हमसे ये अलग नहीं लिया जाता है, ये टोटल 5 रुपया लिया जाता है बिना हमें बताए हुए। इसलिए कैसा टैक्स है? अप्रत्यक्ष टैक्स है।
जैसे हम पेट्रोल खरीदते हैं, पेट्रोल का भी दाम बता दिया जाता है 104 रुपया है, तो इसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है, हमसे स्पेशल नहीं लिया जाता है, इसलिए टैक्स कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है। इसमें कौन कौन से टैक्स आते हैं, तो सीमा शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, मनोरंजन कर इत्यादि जो है वो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है वो है ब्राजील। कौन सा है, ब्राजील। ब्राजील को हम लोग कहवा पतन भी कहते हैं। सबसे बड़ा देश ब्राजील है, जो चिली, इक्वाडोर के अलावे 10 देशों के साथ सीमा बनाता है। दक्षिण अमेरिका के बोलीविया और पराग्वे देश स्थलरूप देश हैं। बाकी सारे देश के पास समुद्री सीमा है। स्थलरूप देश कहने के पास वैसा देश जिसके पास कोई समुद्री सीमा नहीं है। जैसे हम अपना बात कर लें तो हमारा बिहार राज्य जो है वो क्या है, स्थलरूप देश है, ठीक है, इसके पास अपनी कोई समुद्री सीमा नहीं है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम भाग में कोलंबिया से टिएरा डेल फ्यूगो तक विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज विस्तृत है। एंडीज कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है, और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ब्राजील के 2 नगर फेमस है, कौन कौन से, रियो डी जेनेरियो और सेंटोस। रियो डी जेनेरियो को हम लोग फैशन नगरी कहते हैं, और सेंटोस को हम लोग क्या कहते हैं, कहवा पतन कहते हैं, ठीक है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो है लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है, देहरादून में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है, रुड़की में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, चेन्नई में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है, जमशेदपुर में। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, गांधीनगर में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, करनामेपुर में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है आपका जादूगोड़ा। कौन सा, जादूगोड़ा। भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना 1967 में हुई थी। भारतीय यूरेनियम निगम का मुख्यालय जादूगोड़ा में है। कहाँ है, जादूगोड़ा में है। रानीगंज, झरिया, बोकारो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है, और राजस्थान का खेतड़ी जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना कहाँ पे है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है वो आपका है अटल सुरंग। कौन है, अटल सुरंग। अभी फिलहाल ऑप्शन से ऐसे आपका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, वो इसमें नहीं दे दिया हुआ है, तो उसके बदले क्या आ जाएगा, अटल सुरंग। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग ऊंचाई पर स्थित कौन सी, अटल सुरंग है। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो हम क्या बोलेंगे, अटल सुरंग, ठीक है। अटल सुरंग की लंबाई जो है वो 9.02 किलोमीटर है। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, जो 10,000 फीट से ऊपर है, 3.048 मीटर से ऊपर है। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश के लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है। अटल सुरंग को किस नाम से जानते हैं, तो रोहतांग सुरंग के नाम से जानते हैं, और यह हिमाचल प्रदेश के लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जिसे पहले चेनानी नासरी सुरंग के नाम से जाना जाता था। अब इसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है, यानी ये NH 44 पर स्थित है। इसकी लंबाई जो है वो है 9.28 किलोमीटर।
इस सुरंग में हर 50 मीटर पर एक SOS कॉल बॉक्स लगाया गया है और फायर ब्रिगेड भी लगाया गया है। मुख्य सुरंग में कोई दिक्कत आने पर इमरजेंसी के लिए इसके पैरेलल एक और टनल, एक और सुरंग बनाई गई है। इस सुरंग का निर्माण किसका? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग का निर्माण 2011 में शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन 2017 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ताप्ती नदी जो है वो आपका अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? इसको हम देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण की, यानी ऊपर से मैप में नीचे आने के क्रम में कौन कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में लूनी नदी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये सब खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। और खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो अरब सागर में ही है। मांडवी नदी और जुआरी नदी ये गोवा की नदी है। शरावती नदी, गंगा वैली नदी ये कर्नाटक की नदी है। पेरियार, भरतपुरवा और पाम्बा ये कहाँ की है? केरल की नदी है। और ये सारी नदियां अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतुल पठार सतपुड़ा से निकलकर सूरत के समीप खंभात की खाड़ी में गिरती है। यानी सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, गुजरात का सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है, जो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है लोकसभा का अध्यक्ष? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उस सभा का उपाध्यक्ष जो होगा या लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होगा उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। और संसद के दोनों सदनों के बैठक को बुलाने का काम जो है वो किसका है? राष्ट्रपति है। बुलाने का काम राष्ट्रपति का, अध्यक्षता करने का काम लोकसभा के अध्यक्ष का, अगर वो अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष का। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने, दोनों में से मतलब राज्यसभा और लोकसभा को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। लोकसभा को ही केवल भंग किया जा सकता है क्योंकि राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो ओम बिरला साहब हैं। कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो ओम बिरला हैं। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता तो जो था वो था आपका मोरक्को का निवासी था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। तो इब्न बतूता किसके काल में आया था? मुहम्मद बिन तुगलक के काल में। और कब आया था? तो 1333 ईस्वी में आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। लगभग 1342 ईस्वी में मुहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। याद रखेंगे इसको, कहां भेजा था? चीन भेजा था। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला मुहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। तो इब्न बतूता ने किस पुस्तक को लिखा था? रेहला पुस्तक को लिखा था। और उसमें क्या है? तो उसमें मुहम्मद बिन तुगलक की घटनाओं का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो इसमें सार्क का सदस्य जो है वो आपका है अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का। इसमें 8 देश शामिल हैं
वो 8 देश कौन कौन से को ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। इस ट्रिक का नाम क्या है, MBBS पानी। क्या नाम है, MBBS पानी। M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, N से नेपाल और I से भारत। तो ये आपके 8 देश हैं। इस सार्क की स्थापना जो है वो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को। इसका सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। अफगानिस्तान को 2007 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का नया सदस्य बनाया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ था। संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध, बिना किसी विरोध के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था, महू उत्तर प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 को, और मृत्यु जो हुआ था वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, तो जातक कथा जो है आपका वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश मगध, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अनेक राज्यों में दिए थे। बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य में दिया। इंपॉर्टेंट है, कहाँ दिया था, कौशल राज्य में दिया था, जिसकी राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया। सूत पिटक जो है प्रारंभिक बौद्ध का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो बौद्ध का इंसाइक्लोपीडिया का किसको कहा जाता है, तो वो सूत पिटक को कहा जाता है। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है, तो कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। किसके बीच में है, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। कावेरी नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ी से निकलकर कर्नाटक एवं तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। कहां से निकलती है, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ी से। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी कृष्णा घाटी को धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जो गोदावरी और कृष्णा नदी का घाटी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसे धान का कटोरा कहा जाता है। गोदावरी कृष्णा घाटी को धान का कटोरा भी कहा जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच सिंचाई के लिए पानी की जरूरत को लेकर दशकों से विवाद जारी है। ठीक है, कावेरी एक अंतरराज्यीय नदी है जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी के बेसिन में आता है। यानी कावेरी नदी इन 4 राज्यों से होकर गुजरती है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदन की अध्यक्षता कहाँ की थी, तो महात्मा गांधी ने बेलगांव में राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता
की थी। कहाँ की थी? बेलगांव में। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कब आए थे? 1915 में। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाए थे। 1918 में इन्होंने खेड़ा में कर नहीं दो आंदोलन चलाया। और गांधी जी 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भी किए थे। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन चलाए थे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे। और 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की यात्रा की थी। तो ये गांधी जी का थोड़ा जीवन काल है कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आने के बाद उन्होंने क्या क्या काम किया था। तो सारा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। गीत गोविंद किसने लिखा था? तो गीत गोविंद लिखा गया था जयदेव के द्वारा। किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा। गीत गोविंद में भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का वर्णन है। किसका वर्णन है? श्री कृष्ण की कथाओं का वर्णन है। जयदेव बंगाल के सेन वंश के अंतिम राजा लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। तो जयदेव किसके शासनकाल में थे? सेन वंश के लक्ष्मण सेन के शासनकाल में। विष्णु शर्मा जो है, उनके द्वारा जो काव्य रचित है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा का कौन सा काव्य रचित है? पंचतंत्र। विश्व की करीब 50 भाषाओं में 250 भिन्न भिन्न संस्करण निकाले जा चुके हैं। कुछ पुस्तक है, उनके लेखक को देख लेते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि, रामायण के वाल्मीकि, महाभारत के वेद व्यास, अर्थशास्त्र के चाणक्य, इंडिका के मेगास्थनीज, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, महाभाष पतंजलि, बुद्ध चरित्र के अश्वघोष और मुद्रा राक्षस के विषाक्तक। मैं इतने सारे इंफॉर्मेशन इसलिए देता हूं ताकि आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहें और आपको ये सारी चीज देखते देखते याद हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स मैं बार बार आपके सामने लेकर आऊंगा, बार बार इसको रिपीट करूंगा और बार बार ये आपकी आंखों से होकर गुजरेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएंगे, इसलिए मैं अधिक से अधिक फैक्ट लाने की कोशिश करता हूं। भारत में सांस्कृतिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू हुई थी? तो भारत में सांस्कृतिक जो है चुनाव प्रणाली वो हुआ था मौले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, क्योंकि इस सुधार में मुसलमानों को अलग निर्वाचन करने का अधिकार मिला था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा, विधान परिषद के अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों को सार्वजनिक हित के विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिला था। भारतीय परिषद एक्ट 1909 को मौले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस परिषद एक्ट के द्वारा प्रथम बार वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। इस रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन आपका 1946 में भारत आया था। इंग्लैंड में 1945 में, इंग्लैंड में 1945 में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। प्रधानमंत्री एटली ने 19 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली कब पहुंचा था कैबिनेट मिशन? 1946 को 24 मार्च, जिसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो इसमें कैबिनेट मिशन कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं एवी अलेक्जेंडर। 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1946 कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। कांग्रेस को कुल 296 सीटों में से 208 सीटों पर विजय प्राप्त हुई और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली तथा शेष 15 स्थान अन्य दलों को भी प्राप्त
हुए थे, यानी मेजोरिटी किसे प्राप्त हुई थी, तो कांग्रेस को 296 सीट में से 208 सीट कांग्रेस ने जीते थे। तो ये आज आपका सेट नंबर 4 खत्म हुआ। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।